गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां अनुभवी शिक्षक टीम जो पिछले 8 से 10 वर्षों से लगातार 10वीं और 12वीं में मेरिट दे रही है। अब जागृति क्लासेस इस कोरोना काल में और लॉकडाउन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत है, जहां निश्चित रूप से आप राजस्थान और भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, आप इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि शिक्षकों को पता है कि बच्चा कहाँ गलती करता है और वो आपको नहीं करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम बताते चलेंगे। देखो, अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस अनुभव बताने से बच्चा गलती नहीं करता है, तो वही चीज़ है। और यहाँ पे आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल की भी तैयारी फुल की करवाई जाएगी, ताकि आप कंपटीशन के लिए पूरे से परिपक्व हो सके। ऐसा नहीं हो कि थ्योरी रट्टा मार के चले गए एग्ज़ाम में और उसके बाद आपको कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है। तो इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट अपन ने पढ़ा था कूलॉम का नियम तथा कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो कूलॉम के नियम के सदिश रूप के आधार पे तथा कूलॉम के नियम के आधार पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं। तो इसको अपन कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। न्यूमेरिकल लास्ट जो अपन ने एक क्वेश्चन किया था, उसमें अपन ने आंसर अपना आया था कि दो आवेशों का योग, मैंने आपको बताया था, एक बार देख लेते हैं। दो आवेशों का योग उसने कहा था 9 माइक्रो कूलॉम है। तो मैंने यहां तक आपके लिए छोड़ दिया था, ये था। और दूसरा है कि 0.1 मीटर स्थित दो आवेश 18 न्यूटन का बल अनुभव करते हैं। तो ए बराबर के Q1 Q2। आप देखो, रट्टा नहीं मारना, मुझे भी याद नहीं क्या किया था, बात आ रही नहीं समय, तो क्वेश्चन वापस पढ़ा, वापस से कर लिया। रट्टा फिक्सेशन नहीं कि इसका आंसर तो इतना ही आता है, ऐसे नहीं करते याद। ठीक है, रट्टा मार लिया सारे उदाहरण, रट्टा नहीं मारना, समझना है। अच्छा, कूलॉम के बल की बात है तो उसका सूत्र रख दिया, ये दिया हुआ है, इसका सूत्र रख दिया। अब अपन यहाँ पे देखेंगे दोनों के बीच की जो दूरी है r, वो 0.1 मीटर है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए कि जो बल है वो 18 न्यूटन है। बल कितना है दिवन है? 18 न्यूटन। सवाल को बार बार देखिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 18 न्यूटन, तो 18 न्यूटन बल है। क्लियर? तो यहाँ पे मात्रक तो नहीं लिखते, क्योंकि अपन एसआई में ही चल रहे हैं, एमकेएस में ही चल रहे हैं। 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बट्टा R का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर -2 हो जाएगा। यहाँ तक अपन ने किया था। फिर अपन ने यहाँ से काटा था, ये काटा था तो ये आया था 2, और मैंने कहा था कि 2 उधर जाएगा और ये ऊपर जाएगा 2, तो ये +11 हो जाएगा। और जब ये इधर आएगा तो देखो ये -2 है, जब -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 ऊपर बनेगा। मैं बता देता हूँ आपको, एक एक चीज़ बताऊंगा, पर यह है कि जब एक बार बता दिया तो दोबारा आप खुद स्वयं से करें। देखो 10⁹ है, ये 2 घात ऊपर जाएगी तो 10⁹ + 2 हो जाएगा और Q1 Q2 हो जाएगा। ये होती है 10⁻11, तो 2 इंटू 10⁻11 Q1 Q2। और निश्चित रूप से Q1 Q2 का मान अपने को प्राप्त हुआ 2 इंटू 10 की घात, और जब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाती है घात। ये याद रखना, जब घात का पक्षांतरण किया जाता है तो वो माइनस में हो जाती है। तो ये 10⁻11 हो जाएगा। मतलब मैंने इसको कन्वर्ट करके लिखा है। Q1 Q2 ये उधर चला है, 2⁻−11, 2⁻−11 इधर लिख दिया, Q1 Q2 इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तक देखो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप स्कूल लेवल की सर्वोच्च कक्षा में सर्वोच्च विषय के साथ, सबसे कठिन विषय के साथ अध्ययन कर रहे हैं। तो आपका दिमाग अन्य विषय के बच्चों से तथा अन्य स्कूली जो नीचे स्तर के बच्चे 11वीं 10वीं के बच्चों से, आपके दिमाग जो है वो अद्भुत डेवलप होना चाहिए, क्योंकि स्कूलिंग के सर्वोच्च स्तर पे हैं आप, ये ध्यान रखिए। 12वीं कक्षा में, और वो भी विज्ञान विषय के साथ, और विज्ञान में भी सबसे कठिन विषय फिजिक्स के साथ है। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ तक बताया था। निश्चित रूप से Q1 + Q2 9 माइक्रोकूलॉम, ये 9 है, तो 9 इंटू बराबर 9 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलॉम, ये मान है। ठीक है, मात्रक अपन सब ऐसा ही है, तो अपन मात्रक अब नहीं लिख रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक मान निकाल के दूसरे में रखिए, आंसर आ जाएगा। कोई भी एक मान निकाल के दूसरे में रखिए, आंसर आ जाएगा। अब आप बोलिए वो रख लेते हैं। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो है, यहाँ से मैं Q1 का मान यहाँ रख देता हूँ। तो मैंने Q1 का मान यहाँ पे रखा, तो क्या आया? 2 इंटू 10⁻−11 बट्टा Q2 प्लस Q2। कैलकुलेशन थोड़ी सी
कठिन हो सकती है, लेकिन आपको चलते जाना है। अब आपको लग रहा है ऐसा, अब क्या करें सर? तो सीधी सी बात है, लसब लेके गुणा करो Q2 2 × 10⁻11 प्लस Q2 का स्क्वायर बराबर 9 × 10⁻6। अब ये जब उधर जाएगा और फिर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻11 प्लस Q2 का स्क्वायर। मैंने कल ही आपको कहा था कि एक द्विघात समीकरण बनेगी जो दिख गई थी अपने को, दिखना चाहिए आंसर Q2। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए एक द्विघात समीकरण है, इसको अपने को हल करना है। एक द्विघात समीकरण है, इसको अपने को हल करना है। अब एक बार पूरा व्यवस्थित कर दे द्विघात समीकरण को जो आप पढ़ के आए हो Q2 स्क्वायर। तो देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि फिजिक्स में गणित घुस जाती है, और फिजिक्स में गणित ऐसी घुसती है कि वो कठिन लगने लगती है। Q2 ये इधर आया, पर फिजिक्स को समझना है ये कठिन नहीं है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, बराबर 0। इसमें कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो बताओ कि Q2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब Q2 का जो मान आएगा वो इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे तो Q1 भी आ जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण बन गई। इसमें यदि किसी को समस्या है तो निश्चित रूप से बताएं, पक्षांतरण करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताएं। समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण बननी है, ध्यान रखना। अब ये आ गया, तो देखो जब भी आप 10वीं कक्षा में द्विघात समीकरण के अनेक मेथड पढ़ते थे, लेकिन फिजिक्स में आने के बाद जैसा मैं बताऊं वैसे आपको चलना है। निश्चित रूप से आप कहीं नहीं अटकोगे, निश्चित रूप से आप कहीं नहीं अटकोगे। अब जब भी द्विघात समीकरण आएगी, मेरी बात सुनना ध्यान से, तो आप श्रीधराचार्य सूत्र से ही हल करोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, श्रीधराचार्य सूत्र से ही हल करोगे। गुणनखंड करना, ये करना, वो करना नहीं करना, कुछ नहीं करना। श्रीधराचार्य मेथड से करने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें गलती के कोई चांसेस है नहीं। क्यों? यदि आंसर आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा क्या कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। क्लियर? या आपने कहीं गड़बड़ किया, मान के चलो यहाँ पे काल्पनिक मान आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपने जरूर घपला किया, तो आप वापस से कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो श्रीधराचार्य से शुरू करते हैं। बच्चों मैं आपको बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ, बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ कि जो मैं बताऊँ श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस रट, देखो आपके रटा हुआ है और ये इतना प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए कि बस 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र है। इसमें से निकालें तो a बराबर 1, b तो क्या होता है इक्वेशन a² प्लस bx प्लस c, सब प्लस में होते हैं। तो देखो ये -b बराबर कितना हो जाएगा, -9 × 10⁻6, और c हो गया 2 × 10⁻11। ABC के मान आ गए भाई। अब इसमें मान रखो माइनस का b, तो माइनस तो है ही पढ़ा, ये तो माइनस सूत्र में ही है। b की जगह मैं b रख दूंगा, प्लस माइनस रूट में b² की जगह b रख दूंगा, -4a रख दूंगा और c रख दूंगा। किसी को तकलीफ है? क्लियर? बट्टा 2 और a की जगह मैं a रख दूंगा। अब मेरा क्या है भाई, तो सबसे पहले b, तो ये -9 × 10⁻6। और ऐसा में क्या होता है, जब भी आप गलती करोगे आपको स्वतः पता चल जाएगा, स्वतः पता चल जाएगा कि आपने गलती करी है। श्रीधराचार्य में ध्यान रखना, अपने आप आपको लगेगा कहीं गड़बड़ हो रहा है भाई। जैसे मान के चलो यहाँ पे घाते समान आएगी, घाते क्या होगी, समान आएगी। अगर घाते समान नहीं आई तो आप जोड़ के उसका माइनस करके उसका 100 कैसे निकालोगे? तो ये गलती पता चल जाएगी भाई, देखना। इसीलिए मैं सदैव श्रीधराचार्य यूज करता हूँ, और आपको भी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे भी कि आप भी श्री नाम में ही देखो श्री है, तो आप समझ सकते हैं कितनी शक्ति है इस सूत्र में। C4a मतलब 1, और c कितना है 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11 a1। निश्चित रूप से थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, निश्चित रूप से अपना आंसर के करीब है। माइनस माइनस हुआ प्लस 9 × 10⁻, और पहले ही मैंने एक चीज़ कही थी, क्या कही थी? भूल गए कि याद है? अरे भूल गए कि याद है, प्लस का 9 × 10⁻⁻6 √,
9 का स्क्वायर तो कितना हुआ, 91 और ये हो गया 10 की घात -12 माइनस, ठीक है, माइनस कितना है 2 इंटू 10 की घात -11। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? यहाँ तक कोई तकलीफ है? मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। आप देखिए एक बार, 4 एक मिनट 4 दूनी 8 हो गया ये ना, 8, तो ये 8 हो गया भाई। क्लियर? क्यों? देखो अब यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने थोड़ा सा चूक करी, 2 लिखा, मुझे क्या पता चला, मुझे पता है कि ऐसे सवाल में पूर्ण क्या निकलेगा, पूर्ण वर्ग निकलेगा। अधिकतर सवालों में ये फिक्स है, तो पूर्ण वर्ग निकलेगा। तो मैंने कहा 81 में से 2 गए, या 79 का तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो फिर मैंने वापस चेक किया पिछले स्टेप पे जाके, देखा अरे ये 4 तो पड़ा ही था, मैंने छोड़ दिया भाई। तो मैंने 4 को लाके यहाँ रख दिया। अब 81 में से 8 गए, 81 में से 8 गए तो कितने बचे? क्लियर? ठीक है। चलो इसको करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2 81 हो गया, -9 का स्क्वायर 2 और ये 4AC, 4 दूनी 8, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 9 इंटू 10 की घात -6 प्लस माइनस दो 10 की घात 11 -11 और 9 इंटू 10 की घात -6, तो ये हो जाएगा 81। और 81 में से 81। अब देखो यहाँ पे -12 -11 है। अब मैं क्या करूँ? तो मैं इसको 10 से गुणा करके, सुनना ध्यान से, 10 से गुणा करके 10 से भाग दे, 10 से गुणा, और ये ऐसे कर सकता हूँ 10 की घात -10 इंटू 10। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो अब इसको देखो एडजस्ट करते हैं, ये हो गया 80। क्या हो गया? 80। करते जाना, अपने आप आंसर आएगा 81 इंटू 10 की घात -12। -12 क्यों किया? क्योंकि उसका अंडर सीधा -6 हो जाएगा, इसलिए मैंने -12 किया। तो ये भी -11 और ये कितने बन गए? 10 की घात -12 बन गए और ये 80 बन गए। चलो, और पूर्ण वर्ग मैंने पहले बताया आपको कि ऐसे सवालों में पूर्ण वर्ग अवश्य आता है, पूर्ण वर्ग अवश्य आएगा। तो इसीलिए बस आपको दिख गया होगा आंसर, पूर्ण वर्ग अवश्य आएगा। तो 9 इंटू 10 की घात -6। फिजिक्स के क्वेश्चन में एक बार से लगता है, लेकिन वो अपने आप सही होने लग जाता है। बस आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। कुछ देखो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, सिर्फ करते जाना है। मुझे पता है कि जितने बच्चे 11वीं 12वीं में साइंस लेते हैं, सिर्फ करते रहना है, सिर्फ करते रहना है। ये बात जिसको समझ में आ गई, ये बात जिसको समझ में आ गई, मेरी लाइन ये ध्यान रखना, ये टैग लाइन मेरी ध्यान रखना, जिसको समझ में आ गई वो कहीं नहीं अटकेगा। क्यों नहीं अटकेगा? तो देखो बच्चों, क्या है फिजिक्स, गणित में क्या होता है कि आप उसी एक मेथड के 5 सवाल कर लेते हो, छठा आते आप तैयार रहते हो, आप कर भी लेते हो। फिजिक्स में क्या होता है, हर एक टाइप का एक ही सवाल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, और उसी आधार पे 25 सवाल बन जाते हैं। तो अगर उस 2 पे 25 करने हैं तो आपको एक मेथड आपके दिमाग में सेट रखना है। जब नया क्वेश्चन आएगा तो आप कभी मत सोचिए कि मुझे ये आता है, आपको बस जो पहले से क्वेश्चन आता है उसी को, मेथड को फॉलो करते हुए उसको करते जाना है। आपको उसका आंसर नहीं पता, और आपको पता भी नहीं होगा कि इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखो, ये फिजिक्स का एक डर होता है, पहले सोचते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यार क्या होगा। आप तो बस पेन उठाओ और करते जाओ, जहाँ गणित लगे करते जाओ, काटो करते जाओ। ये विधि जिस दिन आपने अपना ली, फिजिक्स में कभी नहीं डरोगे आप। और पहले मैंने बताया आपको, पहले एक्यूरेसी आनी चाहिए, चीज़ें सही आनी चाहिए, और उसके बाद स्पीड आनी चाहिए। पहले जल्दबाजी में स्पीड कर ली, देखो सोचने का टाइम भी लो प्रॉपर। फिजिक्स है, ऐसे नहीं है कि मान के चलो बायोलॉजी की तरह रटा हुआ छाप लिया, या केमिस्ट्री की तरह रटा हुआ छाप लिया, या फिजिक्स की थ्योरी रटी हुई छाप ली। न्यूमेरिकल में दिमाग लगता है, स्टेप स्टेप पे रुकना पड़ता है, रुकोगे दिमाग चलेगा, आगे बढ़ोगे, ध्यान रखना वहीं पे। क्लियर? तो इसी प्रकार देखो यहाँ पे आपको 81 - 8 देखता है, यार कैसे कटेगा, मैंने भी सोचा 81 - 8, फिर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर मैंने घाते देखी तो मुझे लगा कि यार घाते तो बैलेंस नहीं है, पहले घाते तो बैलेंस करे, घाते बैलेंस करी तो अपने आप ही 80 हो गया और अपना पूर्ण वर्ग बन गया। बस 9 इंटू 10 की घात -6
प्लस माइनस ये हो गया 10 की घात माइनस 6 बार आया, एक का तो एक, तो ये सीधा सीधा इसको अगर मैं करना चाहूँ तो ये हुआ एक वर्ग किसका, 1 इंटू 10 की घात माइनस 12 का, एक का एक माइनस 12 का 6 बट्टा 2। अब यहाँ पे इसके दो मान आएंगे, ध्यान से देखिए 9 और 1 जुड़ गया तो हुआ 10, 10 इंटू 10 की घात माइनस 6 बट्टा 2, तो आंसर आया 5 इंटू 10 की घात माइनस 6 अर्थात 5 माइक्रो कूलोम। कोई दिक्कत है क्या? माइक्रो कूलोम, दोनों का योग माइक्रो कूलोम में था, दोनों का योग माइक्रो कूलोम में था, तो अपने को पता है कि भाई दोनों का योग माइक्रो कूलोम में था तो दोनों का मान तो माइक्रो कूलोम में आएगा, तो अब आ गया। पर पहले माइक्रो नहीं मानना है, Q1 Q2 में अपने किया अपने आप आया, अब अपने आप, ठीक है। अब माइनस किया तो ये हुआ 8 इंटू 10 की घात माइनस 6 बट्टा 2, तो ये कितना हो गया 4 माइक्रो, तो ये हो गया 4 माइक्रो कूलोम। 5 एक मान आ गया 5, एक आ गया 4। चलो समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 आगे भी ये पड़ी, ठीक है। समीकरण 1 ये रही, या पहली ले लो, देखो यहाँ लाते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 यहाँ लाए तो देखो Q1 पड़ा है, Q2 कितना है भाई, Q2 अभी अपन निकाला था 5 माइक्रो कूलोम, और ये टोटल योग है 9 माइक्रो कूलोम, तो निश्चित रूप से Q1 कितना है 4 माइक्रो कूलोम, एक तो ये आ गया, और Q2 कितना है भाई, Q2 कितना आ जाएगा, पुनः समीकरण बनाते हैं तो Q1 प्लस अगर 4, इसका 4 भी तो मान आया था Q2 का, Q2 के दो मान आए थे 5 और 4, तो एक और 5 रखा तो ये 4 आ गया, ये 4 रखा, Q2 4 रखा तो Q1 कितना आ गया, Q1 5 आ गया। मतलब या तो Q1 व Q2 क्रमशः 4 व 5 है माइक्रो कूलोम। वापस देखिए इसको, तो अतः Q1 व Q2 के मान क्रमशः 4 माइक्रो कूलोम व 5 माइक्रो कूलोम, या 5 माइक्रो कूलोम व 4 माइक्रो कूलोम है, खत्म। इस तरह से ये सवाल जो पिछली कक्षा में अपन ने देखा था, सवाल समाप्त हुआ। बस मैंने आपको कहा था कि 10वीं में जब आप अज्ञात राशियों के लिए दो समीकरण बना के हल करते हो यही मेथड से, अब कोई भी समीकरण वाला सवाल आए आप हल कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट आपको और पता है कि जितनी समीकरण उतनी अज्ञात राशियाँ, तो यहाँ पे अपने को 2 समीकरण मिली, 2 अज्ञात राशियाँ ज्ञात कर ली। अगर 2 समीकरण होती और 3 अज्ञात राशियाँ होती तो अपन ज्ञात नहीं कर पाते, ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसी सवाल के साथ, इसी सवाल को पूर्ण रूप से एक ही पेज पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरा का पूरा सवाल ये आपके पेज पे आ गया, पूरा का पूरा सवाल ये आपके पेज पे आ गया, और ये आपका अंतिम उत्तर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया। अतः Q1 Q2 के मान क्रमशः 4 माइक्रोकूलम या 5 है, या 5 या 4 है। और अगर फिर भी इसकी तसल्ली करनी है तो आप क्या करो, दोनों समीकरण में ये मान रख के देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलो आज अभी चलते हैं अगले सवाल में। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल किया, आज अपन न्यूमेरिकल ही कर पाएंगे मुझे ऐसा लगता है, और न्यूमेरिकल करने भी चाहिए, न्यूमेरिकल से दिमाग डेवलप होता है। तो 2 बिंदु आवेश सवाल, जब देखो यहाँ जो आपको शिक्षक पढ़ा रहे हो खुद अपने आप में टॉपर है, मेरिट होल्डर है, तो उनको पता है कि बच्चा मेरिट होल्डर कैसे आएगा, कहाँ गलती करेगा। जब मैं सवाल करता था तो कैसे करता था, इधर देखिए कि 2 बिंदु आवेश 9e और e परस्पर कितनी दूरी पर है, तो जहाँ जहाँ मान है वहाँ गोला कर दो। ए दूरी पर है एक अन्य आवेश Q, इन दोनों के आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि Q संतुलन हो। देखो Q संतुलन हो, सवाल को पढ़ा और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वहाँ पे गोले किए ताकि अपने को ध्यान रहे कि हाँ भाई ये तो काम की चीज़ है, ठीक है। तो क्या होता है किसी भी सवाल में देखना, किसी भी सवाल में 2 तरह का डेटा होता है। किसी भी सवाल में, फिजिक्स में ऐसे तैयारी करा दो ना, आपको 11वीं का कुछ भी नहीं आता है, मेरी बात सुनना, 11वीं का कुछ भी नहीं आता है फिर भी 12वीं का सब कुछ आएगा। मैं 11वीं का एक एक कॉन्सेप्ट 12वीं में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी बताऊंगा, ध्यान रखना। तो मैंने कहा कि सवाल है, सवाल में होता है डेटा, डेटा मतलब जो चीज़ें गिवन होती है। डेटा 2 तरह का होता है,
एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब 9e है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मिक्स मान सकते हैं, क्योंकि 9e का मतलब है कि 9 तो आपको दिया हुआ है, e क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो 9e इनडायरेक्ट डेटा है, अब आपको समझना है कि 9 और e का मान पता होना चाहिए भाई। इसके अलावा कहाँ रखा जाए कि क्यू संतुलन अवस्था में आ जाए, तो संतुलन अवस्था भी एक इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से रखना। ये देखो e और 9e इनडायरेक्ट है, और बाकी a और q ये सब डायरेक्ट है, और संतुलन अवस्था जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट है। इसका मतलब होता है बल जीरो, ध्यान रखना। तो देखो ये नहीं लिखा हुआ कि बल जीरो है, बल जीरो नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ क्या है, संतुलन अवस्था में है। तो आपको पता होना चाहिए संतुलन अवस्था का मतलब होता है बल जीरो। अब मेरी यहाँ दो बातें पुनः सुनिए, दो बातें पुनः सुनिए कि कभी ऐसा सवाल है कि दो आवेशों के मध्य तीसरा आवेश रख दिया जाता है। चित्र बनाते हैं, चलो बच्चों चित्र बनाएंगे। बच्चों इधर देखिए भाई, प्यारे बच्चों इधर देखिए बच्चों, चित्र सिंपल ही बना लेते हैं, गोले वोले लाएंगे समय लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इधर देखिए भाई, एक है 9e, दूसरा है e, और दोनों के बीच के मध्य की दूरी है r। जो तरीका बताऊं सेट हो जाना चाहिए, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, इधर उधर नहीं डोलना चाहिए। तो ये 9e और e दोनों के मध्य, ठीक है भाई। अब दोनों के मध्य q को कहाँ रखा जाए कि q या वह संतुलन अवस्था में आ जाए। सवाल यह q हो सकता है या वह भी हो सकता है, इसका मतलब बात q की ही की जा रही है। तो मैंने कहा भाई यहाँ से d दूरी पर आवेश q को रख दिया जाना चाहिए, और ये वाली जो दूरी है d माइन, ये वाली जो दूरी है वो r माइनस डी, r बड़ा है ना, r माइनस डी हो जानी चाहिए, और q को यहाँ रख देना चाहिए। मैं पुनः कह रहा हूँ कि मैंने कहा q को यहाँ रख देना चाहिए। माना, क्या किया मैंने, माना, मेरे को क्या पता कहाँ रखना है। तो जब नहीं पता होता तो फिजिक्स में आपको पता है मान के चलते हैं, और फिर उस मानी हुई वैल्यू का मान निकाल लेते हैं, बात खत्म। तो माना कि 9e और e के मध्य एक आवेश q को इस तरह से अपन ने रखा। अब देखो सवाल को ध्यान से पढ़िए कि q संतुलन अवस्था में आता है, इसका मतलब है कि जो बल है q पर, बल जो है वो जीरो होना चाहिए। सुनना ध्यान से, q संतुलन अवस्था में, इस सवाल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि q संतुलन में है, तो अर्थात q पर कुल बल जीरो है। कुल बल जीरो है, इसका मतलब है कि ये आवेश इस पर जितना बल उधर की तरफ लगाएगा, ये आवेश उतना ही बल दूर की तरफ लगाएगा, और दोनों बल बराबर होंगे, दोनों बल बराबर होंगे। क्लियर बात है, समझ में। निश्चित रूप से दो आवेश, समान आवेशों के मध्य एक बिंदु ऐसा होता है जहां पे किसी तीसरे आवेश पर बल शून्य होता है। निश्चित रूप से दो समान आवेशों के मध्य, सुनना, निश्चित रूप से दो समान आवेशों के मध्य सदैव एक बिंदु ऐसा होता है जहां तीसरा आवेश रखने पर, अन्य तीसरा आवेश रखने पर उस पर बल जीरो होता है। अभी बताऊंगा क्यों, क्योंकि वहां पे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। क्या जीरो होता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, और उसी विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पे बल जीरो होता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र जो पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र जो पढ़ेंगे वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसलिए अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। क्योंकि देखो मैं बता दूं कि गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण गुरुत्वीय बल लगता था, वैसे ही विद्युत क्षेत्र के कारण कौन सा बल लगता है, कूलॉम बल लगता है। विद्युत क्षेत्र के कारण स्थिर विद्युत बल लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो समान आवेशों के मध्य हमेशा एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पे विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, और उस बिंदु पर किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर बल भी जीरो होगा। तो अपने को वो स्थिति ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सवाल दूसरा कैसे आ सकता है वो भी बताऊंगा, पहले इस पे चलते हैं। तो मतलब मुझे पता है कि ये उधर बल लगाएगा और ये इधर बल लगाएगा, तो बल के परिमाण की बात करते हैं। तो मैंने बलों के परिमाण की बात कर ली, मैंने कहा F1 का परिमाण और F2 का परिमाण, दिशा तो मुझे पता विपरीत होगी तभी जीरो होगा। तो मैंने कहा कि भाई 9e के कारण बल और इसके कारण बल, दोनों के कारण इस क्यू पे बल निकाल लो, उसका परिमाण बराबर हो उस बिंदु पर, क्योंकि दिशा तो मैंने ले ली। देखो दो चीज़ें होती है, दिशा और परिमाण। दिशा यदि आप माइंड से ले रहे हो, माइंड में ले रहे हो, तो आप सिर्फ परिमाण से हल करें, और यदि आप सदिश ले रहे हो, दोनों मिलके क्या बनते हैं, सदिश, तो फिर आप सदिश नियम लगाओ। क्या लगाओ, सदिश नियम, जोड़ गुणा बाकी जो भी होती है ना, प्लस माइनस गुणा का जो भी जो सदिश नियम होते हैं वो लगाओ। तो मैंने इसको किया बराबर। अब इन दोनों के मध्य बल क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो मैंने लिखा K 9e
इंटू क्यू बटा डी का स्क्वायर, कोई तकलीफ। फिर मैंने कहा के ई क्यू बटा कौन सा आर माइनस डी का स्क्वायर। देखो के से के गया, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना, के गया क्यू गया क्यू गया ई गया ई गया, ई का मान पता होने की जरूरत नहीं थी, कट गया। चलो बहुत ही बढ़िया। अब काटना भी सोच समझ के, जल्दबाजी में इधर उधर ऐसे काटा ना तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। आर माइनस डी का होल स्क्वायर इधर लाया, पक्षांतरण किया, इसको लाया इधर, क्लियर, इसको ले गया उधर, तो ये हो गया इधर, और ये हो गया डी स्क्वायर, और ये हो गया 9 नीचे जाएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ बच्चे गलती करते पक्षांतरण में, 9 ऊपर ही रख देंगे तो गड़बड़ी होना है, ठीक है। तो क्या होना है, गड़बड़ ही होना है। तो इसलिए मैं इसको इधर लाया, इसको क्यों लाया, क्योंकि मुझे पता ऊपर मैं इसको खोल सकता हूँ। यहाँ तक किसी को समस्या? कैसे भी आप तो खोल के इसको देखो। अब इसके बाद हल करना है, यहाँ तक आ गया। अब काम करेगा दिमाग, कौन दिमाग किसका, आपका। आपका दिमाग जो आपने 10वीं तक पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है, उसको किसी न किसी से उपयोग करके इसको हल करना है, इसको हल करना है। बस फिजिक्स में ये हो गया ख़त्म। फिजिक्स ने कह दिया कि भाई संतुलन अवस्था में है तो दोनों आवेश Q1 और Q2, दोनों आवेशों के कारण बल, दोनों आवेशों 9E और E के कारण बल जो है F1 और F2 बराबर होने चाहिए। फिजिक्स यहाँ तक समाप्त हो चुकी है। और इसके बाद अब आती है गणित, और जब गणित आती है तो बायो वाले डगमगा जाते हैं। अरे यार ऐसी गणित तो आप 10वीं तक पढ़े हो यार, इतना क्या गणित से डरना। गणित नहीं आएगी, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ फिजिक्स कठिन आएगी। अभी नीट का पेपर देख के आए बच्चे, अभी नीट का पेपर रिसेंटली हुआ, बच्चे पेपर देख के अखबार में आया, फिजिक्स ने डराया बच्चों को। अरे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो फिजिक्स कहाँ डरा पाती। रटने की टेंडेंसी छोड़ो कि अच्छा मैंने ये सवाल याद किया तो यही आएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं क्लियर कह देता हूं, ऐसा नहीं होगा। बस उस सवाल को समझ के अपने दिमाग में फिक्स करो, 4 बार देखो वीडियो को, 10 बार देखो, निश्चित रूप से समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। मुझे पता है कि फिजिक्स क्या है, यहां से यहां तक ये फिजिक्स समाप्त है, ये फिजिक्स है, इतनी ही होती है फिजिक्स। फिजिक्स समाप्त है, इसके बाद यहां से अब गणित शुरू हो गई। फिजिक्स कठिन है, अरे फिजिक्स कठिन नहीं है, आप गणित से डरते हो इसलिए गणित कठिन है। इतनी है फिजिक्स, फिर गणित है, हल करना है। आपको पता है कि हल करने के बाद क्या करेंगे, डी जो अज्ञात माना था उसका मान निकालना है। मैं कह रहा हूं प्रत्येक डेरिवेशन में सुनना, मैं कह रहा हूं बच्चों मेरी बात सुनना, मेरा अनुभव जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि 11वीं और 12वीं में कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी सवाल है, कोई भी डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट के साथ, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आना चाहिए, रट्टा फिक्सेशन नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट के साथ 3 से 4 स्टेप फिजिक्स के होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स के सवाल के डेरिवेशन करते हो, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट के साथ 3 से 4 स्टेप जो फिजिक्स के होते हैं, उसके बाद सब गणित होती है। और अपन गणित में उलझ जाते हैं, जो अपन पढ़ते आ रहे बचपन से, छोटी कक्षाओं से। तो जो अपना बेस कमजोर हो चुका है उसको मजबूत करना है, गणित से डरना नहीं है, ये ध्यान रखना। गणित तो ज़िंदगी में सब जगह काम आएगी। तो इसको अगर मैं हल करूं, एक स्टेप यहाँ लिख देता हूं। तो मैंने लिखा, इसको देखना ध्यान से, आर माइनस डी, चलो मैं इसको सीधा ही हल कर देता हूं, इसको खोल के करो, देखो मेरी बात सुनो। अब इसके हल करने के भी अलग अलग मेथड है, जिसका दिमाग जैसे काम करे। मेरा क्या मेथड काम करता है, मैंने कहा आर माइनस डी और डी डी ऐसे भाग दे दिया, और दोनों की घात तो स्क्वायर है ही, तो मैंने कहा दोनों की स्क्वायर है, फिर आर बट्टा डी कर दिया और माइनस का डी बट्टा डी कर दिया, ये हो गया 1/9। कोई तकलीफ है क्या? और ये 9 उधर जाएगा तो मैं इधर कर देता हूँ, आर बाई डी -1 और 1/9 का क्या हो जाएगा, ये अंडरूट हो जाएगा। और अंडरूट से कोई भी चीज़ निकलती है, आप बताएं, अंडरूट से कोई भी चीज़ निकलती है तो क्या निकलेगी, प्लस माइनस निकलेगी। भैया 1/9 था, सुनना, इसका स्क्वायर हो गया तो ये 9 हो गया। स्क्वायर होने से पहले ये क्या था, पहले या तो प्लस का 1/3 था या माइनस का 1/3 था। क्लियर? अपने को हर सिचुएशन करनी है, अपने को हर सिचुएशन करनी है, अपने को कहीं पे भी अटकना नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
कुछ किताब वाले क्या करते हैं मैं बताता हूँ। किताब वाले क्या करते हैं, ये प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। अच्छा इधर से ये काटा, खत्म। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मैं तो गणित के कॉन्सेप्ट को भले ही 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो पर अंतिम तक ले जाऊंगा, वहाँ कंक्लूजन निकाल दूंगा। अच्छा ये गलत है, चलो ये हो नहीं सकता, अब इसका मान अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो हो नहीं सकता तो मैं उसको मानूंगा, अदरवाइज मेरे लिए तो भी सही है। अब मैं निकालता हूँ, ये एक उधर जाएगा तो r बटा डी बराबर ±1/3, ठीक है, -1। तो इसके 2 मान निकलेंगे, ध्यान से देखना भाई बच्चों। प्लस का 1/3 सुनना, चलो प्लस का 1/3 -1 और माइनस का 1/3 -1, क्या हुआ बताओ। तो लसा पाया 3 और ये आ गया 1 - 3, तो ये आ गया माइनस का 2/3। और यहाँ से क्या आ गया, लसा पाया 3 -1 - 3 माइनस का 4/3। यहाँ तक किसी को तकलीफ है? यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बताएं भाई। r बट्टा, इधर सुनिए भाई, अरे गड़बड़ कर दिया मैंने, थोड़ा सा कुछ नहीं है, चलो इरेजर लेते हैं और यहाँ से इसको हटाते, क्योंकि ये माइनस नहीं है, ध्यान रखना, ये प्लस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो चेक भी करते जाना। तो ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखो मेरे दोनों आंसर माइनस आ रहे थे, तो यार माइनस आ रहे थे मतलब डी जो है इधर से माना था, माइनस आ रहा है मतलब इधर होगा। मैंने दूरी यहाँ से नापी है, ये 0 0 मेरा मूल बिंदु है, तो मुझे लगा यार कुछ ना कुछ घपला है, तो मैंने यहाँ से देखा। यही फिजिक्स में पता चलता है, रटा हुआ नहीं है तो यही चीज़ पता चलती है। जैसे मेरे दोनों आंसर माइनस में आ रहे थे, इधर सुनिए, तो मैंने कहा यार डी माइनस में आ रहा है, डी माइनस में आ रहा है मतलब डी इधर होगा, और उसने तो दोनों के मध्य में पूछा है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मैंने कहा भाई यहाँ से माइनस को उधर पक्षांतर करने में हो गई थी गड़बड़। तो ऐसे फिजिक्स में गड़बड़ भी पकड़ में आ जाती है, और ये स्वाभाविक है, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ होगी। रट्टाफिकेशन वाला मेथड तो है नहीं। तो ये हो जाएगा 4/3 करके देखना, और ये हो जाएगा -1/3 में 1 है, तो ये हो जाएगा 2/3। अब आप इधर देखिए, मैं इधर से लाया तो मैंने कहा r/d का मान या तो 4/3 है और या r/d का मान 2/3 है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे d का मान चाहिए। तो मैंने d का मान निकाला, d उधर गया तो आया 3/4r, ऐसे क्या 3, ऐसे क्या 4d और 4 नीचे है, ये देखो। क्लियर? देखना, सोचना। देखो ऑफलाइन क्लासेस में आप इतना नहीं सोच पाते, यहाँ वीडियो को पोज करो और बस खटाक 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 3r/2 बराबर d। तो यहाँ पे d कितना आया, 3r/2। तो आप ये देख रहे हो 3/4r मतलब 1 से कम है। 3/4r इस r के मध्य कहीं पे होगा, इस r के, ये r है, r के मध्य में होगा कहीं पे 3/4r। तो मतलब ये दूरी d जो है, ये d जो है 3/4r हो सकती है। दूसरा है डेड r। डेड r क्या होगी, इस r के बाहर इधर कहीं बिंदु होगा, ये होगा 3/2r। भैया r और इसके अंदर आधा और r जोड़ेंगे तभी तो डेड या 3/2r होगा। तो वो बिंदु कहाँ आ जाएगा, बाहर, इस रेंज से बाहर। पर अपने को तो मध्य में बिंदु चाहिए, तो कौन सा उत्तर सही होगा आप बताइए। तो ये दोनों उत्तर निकलेंगे, ध्यान देना। कुछ किताब वाले यही डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाते। मैं क्लियर कह रहा हूँ, ये प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा। जब भी अंडर रूट से वैल्यू बाहर आएगी प्लस माइनस का चिन्ह निकलेगा। ये कुछ पासबुकें बिल्कुल गलत तरीके से बताती है, आपको यहाँ पे सावधान रहना है, गलती नहीं करनी है। एक एक चीज़ आपको अद्भुत तरीके से बताई जाएगी। अतः अपना यह संभव नहीं है, अपन लिख देंगे यह संभव नहीं है, अतः d बराबर 3/4r दूरी पर Q आवेश संतुलन में होगा। Q आवेश संतुलन में होगा, ये मैंने बता दिया आपको सवाल। अब प्यारे बच्चों वापस देखिए कि इस सवाल को कभी कभी बदल दिया जाता है तो अपना कॉन्सेप्ट भी बदल जाना चाहिए, क्योंकि अपन रट नहीं रहे हैं। कभी कभी सवाल आता है कि जैसे Q आवेश रखा जाए, ध्यान से देखना, पूरा निकाय संतुलन में आ जाता है, पूरा निकाय संतुलन में आ जाता है। पूरा निकाय जब संतुलन में आ जाता है, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप किस आवेश पर बल 0 करोगे? सुनना मेरी बात को ध्यान से। किस आवेश पर बल 0 करोगे? किसी भी एक कॉर्नर वाले पे,
इस पे या इस पे, देखो इस पे इसके कारण बल और इसके कारण इस पर बल, निश्चित रूप से इसमें कुल बल 0 होगा, तभी पूरा निकाय संतुलन में। तो निकाय संतुलन में कभी भी बीच वाला आवेश आपको नहीं लेना चाहिए। निकाय संतुलन में आपको कॉर्नर वाले आवेश जो है उस पर बल को बराबर करना चाहिए, उस पे भाई इस पे ये संतुलन निकाय संतुलन मतलब ये संतुलन में, तो इसके कारण बल निकाल लो, उसके कारण बल निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो बस। तो इसी के साथ अपना उत्तर आ गया। अगले सवाल की तरफ मूव होते हैं। अगला सवाल बड़ा अद्भुत है और बड़ा कठिन है और बड़ा ही रोचक है। तो इसको आप यहाँ तक एक बार दिमाग में करिए। तो अगला सवाल अपन कंटिन्यू करते हैं और इसी क्रम में अपने पास 5 से 7 मिनट का समय बचा है। तो अपन देखो एक सवाल बढ़िया करते हैं, दिमाग एकदम खुला होना चाहिए। दिमाग खुला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिमाग खुला मतलब नट बोल्ट से खोल के उसको घर पे रख दिया या कहीं कमरे में रख दिया। खुला होना चाहिए मतलब आपके सोचने की शक्ति जो है विस्तृत होना चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए। क्वेश्चन, सिंपल सवाल बताता हूँ, ठीक है। दी गई व्यवस्था में नीचे लिखता हूँ, थोड़ा सा मेरे को इधर करना पड़ेगा, इधर लिख देता हूँ। दी गई व्यवस्था में बी पर रखे आवेश पर कुल बल ज्ञात कीजिए। ये सवाल आ गया। अब इसमें क्या है, सब में समान आवेश क्यों है, हो सकता है कि आगे आवेश को बदल भी दिया जाए, लेकिन मैं बिल्कुल आसान बेसिक से सवाल बता रहा हूँ, इसलिए मैंने सब समान ले लिए। आपको मेथड बता दूंगा, उस मेथड से आपको रास्ता बता दूंगा। और शुरुआत एक आसान से सवाल से करते हैं। मैंने पहले आपको कहा आसान से सवाल से और धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। ये सवाल देखने में मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर किसी कक्षा में 100 बच्चे हैं तो उस कक्षा के मुश्किल से 10 बच्चे इस सवाल को समझ पाते हैं। मैं क्लियर कह रहा हूँ कि अगर किसी कक्षा में 100 बच्चे हैं तो इस सवाल को मुश्किल से 10 बच्चे ही समझ पाते हैं। इसका कारण है कि वो बच्चा, इसका कारण है कि 10 बच्चे क्यों समझ पाते हैं, क्योंकि जो 90 बच्चे हैं उनके 11वीं के कॉन्सेप्ट वीक है। 11वीं उन्होंने हल्के में लिए, मजे मजे में, यार चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता है कि इस सवाल में बच्चों को दिक्कत होती है। जब भी हम टेस्ट में ऐसे सवाल देते हैं बच्चे नहीं कर पाते। लेकिन बच्चों अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे को 11वीं बतानी पड़ेगी, 11th के दर्शन कराने पड़ेंगे आपको 11th, और तुम्हें बताऊँगा। तो आप देखिए कक्षा 11th में आओ, कक्षा 11th में आओ, मेरे को बताना पड़ेगा, मैं बताऊँगा, भरपूर बताऊँगा। 11वीं की चीज़ें बताऊँगा, मैंने बार बार बोला है बताऊँगा। देखिए 11वीं कक्षा में अपन ने देखा था, 11वीं कक्षा में अपन ने देखा था, क्या देखा था भाई, कि एक सूत्र देखा था, R बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। इसके साथ दिशा का भी देखा था। दिशा आपने को पता है कि जब सममिति होती है, अपने वही केस आएंगे, तो कोण का कोई इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। बाकी आपको याद होगा, अगर इस तरह से अपन एक चित्र देखा था, समानता चतुर्भुज नियम, क्लियर, ये आर था, ठीक है, ये अल्फा था और ये थीटा था। याद आ रहा है? वापस बनाऊं? चलो वापस बताता हूँ, आपको याद दिलाने के लिए मैं बना रहा हूँ इस तरह का।
ये आपने इस फायदा इसमें शेप मिल जाएगा, शेप 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 ये रहा, ठीक है। अरे कहाँ गया शेप, ये रहा शेप, इस तरह का शेप मिल गया अपने को। ठीक है, चलो जो भी मिल गया। आपको पता है कि अपन यहाँ से ऐसे लंब डालते थे, इधर से ये डालते थे, और ये कौन था थीटा, ये ए था, ये बी था। मैं 11वीं की सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये आर था, ये बी था, तो ये बी था, और ये झुकी हुई थीटा कोण पे है इससे, तो ये भी इससे थीटा कोण पे झुकी हुई होगी। आपको पता है ये थीटा कोण पे झुकी हुई है, तो ये इसके समांतर है, तो ये भी थीटा कोण पे झुकी हुई होगी। तो ये आपको पता है कि बी का क्या होगा, थीटा के पास की भुजा कॉस थीटा होती है और सामने वाली साइन थीटा होती है, और बस हो गया। और ये जो कोण है ए के साथ, ये कोण अल्फा काउंट होता है। तो आपने पाइथागोरस से ये त्रिभुज में पाइथागोरस लगा के आर का मान निकाला था, ये आया था। और टेन अल्फा का मान भी अगर चाहिए तो यहाँ से चित्र से अपने को क्लियर दिख रहा है, रट्टा हुआ कुछ नहीं होना चाहिए, देखो इतनी देर में बन जाता है। तो अपने लिखा था बी साइन थीटा बट्टा लंब बट्टा आधार, और आधार में ए प्लस बी कॉस थीटा, ये अपने देखा था। ठीक है, ये 11वीं कक्षा में अपने देखा था। अब यहाँ पे अपने काम की चीज़ क्या है भाई, वो देखो यार, बाकी छोड़ो। जब बल समान हो, जब बल क्या हो, समान हो, वापस याद करो भाई तुरंत। इंपॉर्टेंट टेबल, मैं क्या बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। जब दो बल है, सुनना, जब बल समान हो, तो समान बल के बीच में यदि कोण, जब दो बल समान हो और दोनों में से एक का मान क्या हो, एफ हो, तो थीटा, दोनों के बीच जो कोण है थीटा है, यदि वह 0 डिग्री हो, तो परिणामी होगा वो कितना हो जाएगा, 2f। मान रख के देखो, इसमें दोनों बल क्या हो, समान हो, तो एफ एफ 2f एफ कॉस जीरो रखोगे तो ये आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 2f। मतलब देखो, यदि मैं इस मार्कर पे इधर बल लगा रहा हूँ f, और दूसरा व्यक्ति भी इधर बल लगा रहा है f, तो इस मार्कर पर कुल कितना बल हुआ, 2f हुआ, वो तो दिख रहा है। अगला है 60 डिग्री, अब परिणामी का मान आएगा √3f। तीसरा है 90 डिग्री, ये टेबल रट जानी चाहिए, √2f। चौथा है 120 डिग्री, r का मान आता है f, मतलब परिणामी f ही आएगा। और अगला है 180 डिग्री, तो परिणामी आता है 0। मतलब मैं अगर इस मार्कर पे इधर बल लगाऊं और दूसरा इधर से बल लगाए, तो इस मार्कर पर कुल बल तो क्या होगा, 0। तो ये 5 मान है। कैसे कि बस a और b की जगह क्या लिख दो, इसमें a और b की जगह जब बल समान हो, मतलब a बराबर b बराबर f हो, तो दोनों जब a और b बराबर हो और उनके बीच के कोण ये दिए हुए रखोगे, इसमें हल करोगे तो ये मान आएंगे। ये 11वीं कक्षा का है। अब 11वीं में आपको आता है नहीं आता मतलब नहीं है, ये टेबल मैं बता रहा हूँ, ये सूत्र और ये टेबल आपको आनी चाहिए। ये आएगी तो इस प्रकार के सवाल में कभी नहीं अटकोगे आप, मेरी गारंटी है भाई। इतनी गारंटियाँ कोई नहीं देता जितनी मैं दे रहा हूँ। क्लियर, ध्यान रखना। तो मैं इसको उठा के इधर विस्थापित कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में 11वीं भी क्लियर होती रहे। अब अपन यहाँ देखते हैं जल्दी से, इस सवाल को थोड़ा जल्दी करेंगे, अब अपने पास समय नहीं है। अगला सवाल और अगली कक्षा में इससे कठिन सवाल करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इस बी की बात करें तो मैंने लगाया कि इस बी से, इस देखो, इस बी के कारण बल लगेगा इधर, लगेगा इस ए के आवेश के कारण लगेगा इधर। कितना बल लगेगा भाई, तो मैंने कहा चलो भाई एफ मान लो। कितना बल लगेगा, तो आप कहोगे सर के क्यू और दोनों के बीच की दूरी है ए का स्क्वायर, क्या बड़ी बात है सर, ये बल लगेगा इस दिशा में। तो मैंने कहा चलो इस सी के कारण बल बताओ, तो आपने कहा सर इस सी के कारण जो बल लगेगा वो सीधा ऐसे लगेगा, F2 बराबर के Q1 Q2, मतलब Q और Q दोनों आवेश Q ही है, बट्टा दोनों के बीच की दूरी a है सर, a स्क्वायर। तो सर ये तो दोनों बराबर हो गए F, और सर ये भी बराबर हो गए, मतलब दोनों को F मान लो। मैंने कहा ठीक है भाई मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, स्वतंत्र भारत के नागरिक का कुछ भी मान सकते हैं अपन। तो अब बच्चों देखो तीसरा तीसरा तीसरा
तो देखिए तीसरा आवेश जो है उसके कारण बल, तो मैंने कहा चलो मान लो F3। तो देखो ये A है, ये A है, तो पाइथागोरस लग रही है आपको, दिख रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या होगा A का स्क्वायर, इसका मान कैसे निकलेगा ये मैं इधर बता देता हूँ। एक एक चीज़ बताऊंगा, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर का अंडरूट, तो कितना हुआ 2A का स्क्वायर, और आपको पता है √2A। जब दो भुजाएं समान होती है तो परिणामी जो है वो √2A होता है। ये 10वीं 11वीं में अपने बार बार किया है √2A। चलो ये पता चल गया। अब करें तो K Q1 Q2 बटा दोनों के बीच की दूरी मतलब √2A का स्क्वायर। तीनों के कारण आ गया भाई। अब अपने को क्या करना है, तीनों के कारण आ गया तो इनका परिणामी एक के ऊपर ओवरलैप करना पड़ेगा। तो इसका मान तो देखो सीधा सा KQ² बटा 2A² हो गया। क्लियर। ये तो अब इन दोनों का परिणाम देखो, ये दोनों 90 डिग्री के कोण पे और दोनों समान है, तो इनका परिणामी 45 डिग्री पे आएगा बीचों बीच। जब दोनों कोण जो है 90 डिग्री पर है, जब दोनों कोण कितने डिग्री पे है 90, दोनों बल 90 डिग्री पे और दोनों समान है, तो उनका परिणामी क्या होगा 45 पे। तो वो परिणामी भी इसके ऊपर जाएगा और उसका मान कितना होगा। तो जब दो सदिश जिनके परिमाण समान हो F और F और उनके बीच में कोण 90 डिग्री हो, तो उनका परिणामी कितना होता है भाई √2F। तो निश्चित रूप से इन दोनों का परिणामी जो है उसका मान होगा √2F। क्लियर। तो मैंने इसका F, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, इन दोनों का परिणामी जो है वो होगा F', जिसको मैंने कह दिया √2F, और F का मान कितना होगा, F का मान किया हुआ है KQ² बटा A²। अब मतलब ये इसको और इसका परिणामी मैंने ये ले लिया और ये इसके कारण D वाले के कारण ये आ गया। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, दोनों एक के ऊपर एक ही है, 0 डिग्री पे तो सीधे जोड़ेंगे। तो अब मैं कहूँगा F नेट कितना होगा, तो प्यारे बच्चों देखिए मैं कहूँगा F का डैश और F3। प्यारे बच्चों अब आगे देखिए, मैंने कहा √2 KQ²। सभी प्यारे नहीं है, कुछ नालायक भी होते हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हो इसलिए आप निश्चित रूप से ठीक है। क्लियर। वैसे बच्चे नालायक होते हैं कुछ, वो क्लास में करते हैं शरारत, ऑफलाइन क्लास में पीछे से कुछ करना, ये करना वो करना, ठीक है। लेकिन अब घर पे बैठे हैं, अगर घर पे हरकत करी तो घर वालों के डंडे पड़ेंगे, ध्यान रखना। इसलिए सावधान, और जितना पढ़ाया जा रहा है ढंग से पढ़ो भाई। तो कॉमन 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 आई एम कॉमन मैन है √2, ठीक है। बस ये आंसर हो गया, दैट्स इट, खत्म। तो F नेट आ गया। अब इसको कितना भी सरल करते जाओ, उसकी कोई लिमिट नहीं है, करो भाई। तो मैंने कहा आप देखो यहाँ तक आंसर आ गया, मैं तो यहाँ तक आंसर को सही मानता हूँ। अब बस अदम में हो तो फिर लाना पड़ता है। तो ये देखो 2 इधर गया, √2 + 1 बट्टा 2, 2 आगे आ जाता है। कुछ किताब वाले ये ऑप्शन में देते हैं, कुछ ये देते हैं। वो मेरा तो आंसर वहाँ तक आ गया, मैं तो उसी को सही मानता हूँ। बाकी ये सब ये भी सही है, पर आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आगे आ गया। तो अतः अंतिम आंसर जो आया वो मेरे लिए ये भी सही है और मेरे लिए ये भी सही है, सब सही है। अब कुछ शिक्षक है जो एक ही आंसर को सही मानते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि भाई यार 2 स्टेप कम 2 स्टेप ज़्यादा, पर इतना आंसर तो आ गया। जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में हो, बच्चे को अब यह सब आंसर सही है। जब आबा सादा वाले क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके माइंड में क्लियर है। ये टेबल है, आपको याद करनी है। इसी के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आज का समय समाप्त हो चुका है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें, और अपने क्लास के मित्रों को ज़रूर बताएं। उन्हें बताएं कि भाई कोरोना काल में भी, लॉकडाउन में भी 8 वर्षों से 10वीं और 12वीं मेरिट में शानदार परिणाम देने वाली जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने अनुभव को आपके घर तक, आपके मोबाइल में आपको प्रोवाइड करवा रही है। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और 30,000 ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनको, 30,000 ज़रूरतमंद बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। इतना बड़ा 30,000 की क्वांटिटी, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आज तक भारत में कोई नहीं लेके आया है। पूरे भारत में सुपर 30 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, लेकिन अपन ने कॉन्सेप्ट रखा है 30,000, और हर साल इसी तरह 30,000 में वृद्धि करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन अपना भारत, सुनहरा भारत, और सभी अद्भुत शिक्षित होंगे और बच्चों का माइंड दौड़ेगा एकदम तेज़ रॉकेट की तरह।
तो बस आपको वीडियो जो है बार बार देखना है और इसको साथ के साथ लिखते जाना है, इससे याद रहता है। देखो नोट्स एक अलग चीज़ है, लिखोगे उससे याद रहेगा, डेफिनेटली याद रहेगा। तो आप लिखने का भी कष्ट करें थोड़ा सा, और इसी के साथ आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होने ख़राब नहीं होने देंगे। जनवरी तक आपका सिलेबस पूर्ण करवा दिया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।